मैं कांता सांगवान, प्राध्यापिका, शिक्षा विभाग हरियाणा, शैक्षिक उपग्रह प्रसारण, कक्षा 9वीं, विषय सामाजिक अध्ययन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का सामाजिक अध्ययन विषय में हमारा उप विषय है आधुनिक विश्व में चरवाहे। इस अध्याय के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही, पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में चरवाहे, औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। इन बदलावों ने चरवाहों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया, चरवाहों ने इन परिवर्तनों का सामना किस प्रकार से किया, अफ्रीका में चरवाहा जीवन किस प्रकार का है, आदि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान को पढ़ने के बाद विद्यार्थी समझ सकेंगे कि चरवाहे किसे कहते हैं, चरवाहे कौन कौन से मवेशी पालते हैं, चरवाहे किस किस समुदाय से संबंध रखते हैं, चरवाहे किन किन क्षेत्रों में कब कब अपने मवेशियों के साथ घूमते रहते हैं। पूरे विश्व के चरवाहों के जीवन से परिचित होंगे। औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन किस प्रकार का था समझ सकेंगे। समय के साथ जो परिवर्तन आए, इन परिवर्तनों से चरवाहों की जिंदगी किस तरह प्रभावित हुई, इन सब बातों के बारे में आप सभी जान पाएंगे। बच्चों, आप स्क्रीन के ऊपर सामने देखें और बताएं कि ये कौन है। क्या आपने इनको कभी अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में देखा है? बच्चों, निश्चित रूप से आपने इनको देखा होगा। ये चरवाहे कहलाते हैं। आज हमारा उप विषय आधुनिक विश्व में चरवाहे इसलिए है क्योंकि जब कभी अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा की जाती है तो सिर्फ कृषि और उद्योगों के बारे में बताया जाता है। कुछ कारीगरों की भी चर्चा होती है, लेकिन चरवाहों की कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि लोगों का मानना है कि आधुनिक दुनिया में इनकी कोई जगह नहीं है। लेकिन इस अध्याय में हम भारत और अफ्रीका जैसे देशों में चरवाहों का कितना महत्व है, उपनिवेशवाद ने उनकी जिंदगी पर कितना गहरा प्रभाव डाला है, आधुनिक समाज में चरवाहों ने दबावों का किस तरह सामना किया है, इन सब बातों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम घुमंतू चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। घुमंतू चरवाहे जो एक स्थान पर नहीं रहते, बल्कि अपने पशुओं के साथ आते जाते देखे जा सकते हैं। चरवाहों की टोली के पास भेड़ बकरियों का झुंड होता है, तो किसी के पास गाय, ऊंट या अन्य जानवर रहते हैं। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले भारत देश के चरवाहों के बारे में चर्चा करेंगे और पहाड़ों में चरवाहों का जीवन किस तरह का है, इस बारे में चर्चा करेंगे। जम्मू और कश्मीर ये हमारा पहाड़ी इलाका है। बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े झुंड रखते हैं। 19वीं सदी में चरागाहों की तलाश में ये यहाँ आए थे और यहीं बस गए। सर्दी में जब ऐसी पहाड़ियाँ बर्फ से ढक जाती हैं तो ये शिवालिक की निचली पहाड़ियों वाले स्थान पर आ जाते हैं। अप्रैल के अंत तक उत्तर दिशा में पीर पंजाब के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते हैं। इन दिनों में यहाँ तरह तरह की घास होती है जो मवेशियों के लिए सेहतमंद होती है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश, ये भी हमारा बच्चों पहाड़ी एरिया है। चरवाहों का गद्दी समुदाय यहाँ रहता है। ये लोग भी सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं। सर्दी में शिवालिक की निचली पहाड़ियों में तथा पूरी गर्मियों में लाहौल और स्पीति में बिता देते हैं। बर्फ़ के पिघलने पर ऊंचे दर्रे खुल जाते हैं और ये ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते थे। पूर्व दिशा में गढ़वाल और कुमाऊं, ये क्षेत्र भी हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। इसके गुज्जर चरवाहे सर्दियों में
भाबर के सूखे जंगलों की ओर और गर्मियों में ऊपरी घास के बुग्याल मैदानों की तरफ चले जाते थे। इनके अतिरिक्त हिमालय के पर्वतों में रहने वाले भोटिया, शेरपा, किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। पहाड़ियों में रहने वाले गुज्जर शुद्ध चरवाहा कबीले के लोग हैं। ये गाय भैंस पालते हैं। दूध, घी तथा मवेशियों से मिलने वाली आप सामने चित्र में देख सकते हैं भेड़ों की ऊन, ये इनकी जीविका का प्रमुख साधन है। इसके बाद बच्चों अब हम पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों के चरवाहों के बारे में चर्चा करेंगे। चरवाहे बड़ी संख्या में पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के धंगर समुदाय ये ज़्यादातर गडरिये या चरवाहे थे। महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। ये एक अर्धशुष्क इलाका था जहाँ बारिश कम होती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करने के बाद पश्चिम की तरफ कोंकण के इलाके में अपने रेवड़ों के साथ पहुंच जाते हैं। कोंकणी किसान भी इन चरवाहों को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता है। मवेशी ठूठों को खाते हैं। ठूठ से बच्चों आप समझते हैं जो किसी भी पौधे का नीचे का शेष भाग बच जाता है उसको ठूठ कहते हैं। उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते हैं। कुरुमा और कुरुवा समुदाय के लोग भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ से बुने हुए कंबल बेचते थे। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। चरवाहों का एक समुदाय बंजारों के नाम से जाना जाता है। बंजारे चरवाहे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। ये लोग अपने जानवरों के लिए अच्छे चरागाहों की खोज करते रहते थे और इनके परिवार में संख्या बहुत ज़्यादा होती है। राजस्थान, जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारा रेगिस्तान का इलाका है और राजस्थान के रेगिस्तानों में राई का समुदाय रहता था। ये खेती के साथ साथ चरवाहों का भी काम करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के रायका अपने गांव में ही रहते थे। अक्टूबर के बाद नए चरागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों में निकल जाते थे। इसके बाद अगली बरसात में ही लौटते थे। ये ऊंट तथा भेड़ बकरियां पालते थे और आप चित्र में देख सकते हैं कि ऊँटों का मेला लगा हुआ है और पुष्कर एक बहुत ही ऐसा पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर ऊँटों का भी बहुत बड़ा मेला लगता है। इसके बाद बच्चों हम औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन इसके बारे में चर्चा करेंगे। औपनिवेशिक शासन की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। ये सब कैसे और क्यों हुआ? प्यारे विद्यार्थियों, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। अंग्रेज सरकार चाहती थी खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। जूट, जिसे पटसन भी कहते हैं, गेहूं, कपास और अन्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो सकती थी, जिसकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अंग्रेज सरकार ऐसी ज़मीन को बेकार मानती थी जिससे लगान या उपज का हिस्सा प्राप्त ना होता हो। इसलिए 19वीं सदी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रति भूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे, जबकि ज़्यादातर जमीन चरागाहों की थी। 19वीं सदी के मध्य तक देश के अनेक प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे थे। इन कानूनों की वजह से सरकार ने कई जंगलों को, जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी, आरक्षित वन
घोषित कर दिया तथा चरवाहों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में चरवाहों के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए, परंतु बहुत सारी बंदिशें लगा दी गई। बंदिशों से तात्पर्य रोक लगा देना। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से ही तय होती थी, चाहे वहाँ घास या घनी हरियाली कितनी ही क्यों न हो। समय सीमा का उल्लंघन करने पर उन्हें दंड दिया जाता था और जुर्माना लगाया जाता था। अंग्रेज अफसर घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांव में रहे, उनके रहने की और उनके खेतों के अधिकार तय हों। ऐसे लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया। उन्हें जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास गांवों या शहरों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की वस्तुओं के साथ साथ चरवाहों से चरागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। 1850 से 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम ठेकेदारों को सौंपा जाता था। 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने प्रत्येक चरवाहे को एक पास जारी कर दिया गया। चरवाहे के पास कितने जानवर हैं और उन्होंने कितना टैक्स चुकाया है, ये सब पास के ऊपर दर्ज कर दिया जाता था। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि इन परिवर्तनों ने चरवाहों की जिंदगी को किस प्रकार प्रभावित किया है। जंगलों के आरक्षण का नतीजा ये हुआ कि गडरिये और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसी आज़ादी से नहीं चरा सकते थे। जानवरों के लिए चारे की कमी होने लगी और जब तब अकाल की वजह से कमज़ोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। प्यारे बच्चों, चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया। ऊंट और भेड़ पालने वाले राइका समुदाय के चरवाहे 1947 के बाद ना तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और ना ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। इसलिए अब वे हरियाणा के खेतों में आने लगे हैं, जहां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते हैं। धनी चरवाहे जमीन खरीदकर एक जगह बसकर रहने लगे। गरीब चरवाहे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेने लगे। इस चक्कर में उनके मवेशी भी बिक गए और वे मजदूर बनकर रह गए। आधुनिक दुनिया में आ रहे इन बदलावों के कारण उन्होंने अपनी जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाना पड़ा। अब हम अफ्रीका की तरफ चलते हैं। अफ्रीका में चरवाहा जीवन। अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरावाही गतिविधियों पर आश्रित हैं। इनमें बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोनाली, बोरान और तुर्काना जैसे समुदाय भी शामिल हैं। यहाँ के चरवाहे गाय, भैंस, ऊँट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल, ऊन आदि वस्तुएं बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी कार्य भी करते हैं। भारत की तरह अफ्रीकी चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक काल में
परिवर्तन आए हैं। इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के एक खास मासाई नाम के समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मासाई पशुपालक पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। नए कानूनों और बंदिशों के कारण सूखे के दिनों में उनकी जिंदगी गहरे तौर पर बदल गई है और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इतने कानून अधिनियम पारित होने के बाद इन चरागाहों का क्या हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। औपनिवेशिक शासन से पहले मासाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के अंत में यूरोप को साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने अपने कब्जे